नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। दोस्तों आज इंडियन पॉलिटी यानी कि भारत का संविधान का सेकंड डे का क्लास है। सेकंड डे का क्लास, आई होप आपने फर्स्ट डे का क्लास देखा होगा, आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपने वीडियो को 2-3 बार देख के सारे जो भी चीजें मैंने बताई फर्स्ट डे की क्लास में याद कर लेंगे। हमारा टारगेट ये है किसी प्रकार से 10 से 11-12 दिन में इस पूरे क्लास को खत्म कर दिया जाए पॉलिटी को, ठीक है। क्योंकि उसके बाद हम 10 दिन स्टैटिक जीके पढ़ेंगे जो बचे हुए टॉपिक है, और 25 तारीख से हम रिवीजन क्लास शुरू कर देंगे जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के अलग अलग एमसीक्यू के क्वेश्चन कराएंगे टॉपिक वाइज। टॉपिक क्या मतलब, पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। उससे हिंदी में हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा तरीका है पढ़ाने का, ठीक है। तो अभी पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये शुरू करते हैं, ठीक। और इसके अलावा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक। सबसे पहले हम बात करें भारतीय संविधान की मांग। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की मांग। किसने रखी थी भारतीय संविधान की मांग? सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान के विचार का प्रतिपादन किया। संविधान के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? सर हेनरी मैन ने। सर हेनरी मैन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान के विचार का प्रतिपादन किया था। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक के नाम से संविधान सभा की मांग रखी थी। स्वराज विधेयक के मांग से संविधान सभा की मांग रखी थी। उसके बाद हम बात करें, महात्मा गांधी ने 1922 में संविधान की मांग की, और उन्होंने कहा कि संविधान जो बने वो भारतीयों के इच्छा अनुसार बने। किसके अनुसार? भारतीयों के इच्छा अनुसार बने, ठीक। तो सर हेनरी मैन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान का विचार का प्रतिपादन किया। बाल गंगाधर तिलक पहले भारतीय थे जिन्होंने 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम मांग से संविधान की मांग रखी, और महात्मा गांधी ने 1922 में संविधान की मांग की। उन्होंने कहा कि संविधान जो बने वो भारतीयों के इच्छा अनुसार से, ठीक। उसके बाद मोतीलाल नेहरू की पारी आती है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, ठीक है। मोतीलाल नेहरू पहले भारतीय थे जिन्होंने 1924 में स्वराज पार्टी के माध्यम से संविधान सभा के गठन की मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखी। तो मोतीलाल नेहरू पहले भारतीय थे जिन्होंने 1924 में स्वराज पार्टी के माध्यम से संविधान सभा के गठन की मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखी थी। संविधान सभा का औपचारिक मांग किसने किया था? एम एन रॉय ने संविधान सभा का औपचारिक मांग किसने रखा था? एम एन रॉय ने। इसके बाद बात करें जो हम, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा के गठन को 1939 में मूर्त रूप देते हुए जनता के बीच लोकप्रिय बने। संविधान सभा, भाई जनता को भी बताना पड़ेगा ना कि हम संविधान बनाने जा रहे हैं, कुछ चीज ऐसे बनाने जा रहे हैं, तो जनता के बीच पहुंचाने का काम किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार क्रिप्स मिशन के माध्यम से 1942 में संविधान सभा की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। किस मिशन के माध्यम से? क्रिप्स मिशन के माध्यम से। जब क्रिप्स मिशन आया, यहाँ पे बात करें 1942 में, उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन के माध्यम से संविधान सभा का व्यवहारिक रूप दे दिया गया। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में, और संविधान को व्यवहारिक रूप दे दिया गया। और इसमें कुल कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिसमें एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स। और इसमें जो आपका कैबिनेट मिशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पैट्रिक लॉरेंस ने, ठीक है। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। इसके अलावा इसमें जब कैबिनेट मिशन आता है तो संविधान सभा को व्यवहारिक रूप दे दिया जाता है, और इसके कुल 3 सदस्य बनते हैं, एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स, और पैट्रिक लॉरेंस इसमें अध्यक्ष थे। इसके बाद बात करें, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखो भाई, कोई अध्यक्ष था नहीं, तो अब अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाए? तो उन्होंने कहा चलो हम अध्यक्ष चुनेंगे बाद में, लेकिन जो सबसे वरिष्ठ है उस सभा में, जो सबसे वरिष्ठ था, एज में नहीं एक्सपीरियंस में, तो उसमें क्या किया गया? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946, ठीक 2 दिन बाद। दूसरी बैठक नई दिल्ली में हुई। दूसरी बैठक में इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष को चुन लिया जाता है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 नई दिल्ली में। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र मुखर्जी, HC मुखर्जी थे। याद रखिएगा तीनों। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरे में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी यानी कि हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे संविधान सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को। इसे संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपका बी.एन. रॉय। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. रॉय। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. रॉय। संविधान सभा के प्रारूप प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? बी.एन. रॉय। बी.एन. रॉय। संविधान सभा के यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. रॉय। और अगर जो मैं बात करूं संविधान सभा के प्रारूप प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? बी.एन. रॉय। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलें। आगे चलें। बी.एन. रॉय का पूरा नाम मैं देख रहा था, बेनेगल नरसिम्हा राव। बेनेगल बेनेगल नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव, ठीक, नरसिम्हा राव। ठीक है, तो याद रखिएगा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. रॉय यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव। संविधान सभा के प्रारूप के प्रस्तावना को बी.एन. रॉय ने प्रस्तुत किया। वह इसे संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को स्वीकार किया गया और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। 24 जनवरी 1950 को होती है। ठीक, चलिए इतना याद रखिएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर को संविधान देखो 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब स्वीकार किया गया? ठीक है, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर डेट संविधान दिवस। भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को अंगीकृत पारित किया गया तथा 26 जनवरी 1950 वो डेट है जिस दिन भारतीय संविधान को पूरी रूप से लागू कर दिया गया। तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। अंगीकृत कब किया गया? ठीक 2 महीने पहले 26 नवंबर 1950। 26 नवंबर 1950 और इसीलिए 26 नवंबर को हम भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान को संविधान सभा में कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। भारतीय संविधान में कुल कितने वाचन हुए? 3 वाचन, मतलब पढ़ा गया। कितनी बार पढ़ा गया था? 3 बार। प्रथम वाचन जो हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। ये आपके बीएड एग्जाम के लेने, लेकिन बड़े एग्जामों में जाओगे तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन याद रखिए 3 वाचन हुए थे। दूसरा वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ और तीसरा वाचन 14 नवंबर से 28 नवंबर 1949 तक हुआ था। ठीक है, याद रखना 3 वाचन हुए थे। भारतीय संविधान में जो मूल संविधान जब बना था तो 395 अनुच्छेद थे, इंपॉर्टेंट है, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ठीक, अनुसूचियों की संख्या बढ़ चुकी है। ठीक है, अब 12 से ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे बात करें भारतीय संविधान के में कुल 395 अनुच्छेद थे जब संविधान बना था, 22 भाग 8 अनुसूचियां थी व इसमें 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था जब भारतीय संविधान बना था। तो मूल संविधान की बात करें, क्वेश्चन आता है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें, भारतीय संविधान के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता था? संविधान सभा के द्वारा। निर्वाचन मंडल राज्य विधान मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। सदस्यों का निर्वाचन वर्ग के आधार पर किया गया तथा प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य को निर्वाचित किया जाएगा, ये कहा गया। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें 292 सदस्य थे, 11 ब्रिटिश प्रांतों से जाने वाले थे। 292 सदस्य थे, 11 ब्रिटिश प्रांतों से जाने वाले थे। 389 जो निर्धारित की गई थी, इसमें 292 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांतों से जाने वाले थे। 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से आने वाले थे। 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से आने वाले थे। ब्रिटिश कमिश्नरी की बात करें उसमें कौन कौन था? उस समय 4 ब्रिटिश कमिश्नरियां थी। एक आपका दिल्ली था, एक आपका कुर्ग कर्नाटक, एक अजमेर मारवाड़, एक आपका बलूचिस्तान, एक आपका बलूचिस्तान। ठीक है, अभी भारत पाकिस्तान बंटवारा नहीं हुआ है, बंटवारा नहीं हुआ था। यहाँ पे बात करें जब चीजें चल रही थी ये सब, दिल्ली, कुर्ग कर्नाटक, अजमेर मारवाड़, बलूचिस्तान। ठीक है, चलिए आगे चले हम बात करें, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होने वाले थे। इस चुनाव में कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, वो 8 स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आए। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की सीट पर पूर्वी बंगाल बांग्लादेश, जो बांग्लादेश का पूर्वी बंगाल है, ठीक है, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, वहां से बी आर अम्बेडकर सीट जीत कर आए थे। ठीक, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की सीट पर पुणे से बाद में निर्वाचित कर संविधान सभा में भेजा गया। ठीक है, बाद में बंटवारा होता, भारत पाकिस्तान अलग होते हैं, पाकिस्तान 2 भागों में टूट जाता है, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक मतलब एक बांग्लादेश, एक आपका पाकिस्तान। ठीक है, वो अलग बात है। ठीक है, वो अलग हम देखेंगे। अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां।
समितियां कौन कौन सी थी, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान में कुल 13 प्रमुख समितियां थी, इसको याद रखिएगा, जिनमें मौलिक अधिकार समिति सबसे बड़ी थी। मौलिक अधिकार समिति सबसे बड़ी थी, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जिसके 40 सदस्य थे। चलिए आइए बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, प्रारूप समिति या मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें 7 सदस्य थे। अध्यक्ष किस कौन थे, आपके भीमराव अम्बेडकर, इसके अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। इसमें एनजी अयंगर, बी एल मित्रा, के एम मुंशी, कृष्णा स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, डीपी खेतान, ये टोटल 7 मेंबर थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। अध्यक्षता किसने की थी, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, एनजी अयंगर, बीएल मित्रा, के एम मुंशी, कृष्णा स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला और डीपी खेतान। इसमें याद रखिएगा डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी और इनकी जगह समिति में टीटी कृष्णाचारी को बाद में लिया गया था। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी को बाद में लिया गया था। चलिए आगे चले, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, चलिए बीएल मित्रा को बाद में निकाल भी दिया गया था और इनके जगह माधव स्वरूप वत्स को लिया गया था। चलिए आगे बात करें हम, दूसरा प्रारूप समिति हमने देखा, बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ जहां पे भी दिखे केंद्र, तो इसका याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आवास समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, आवास समिति का अध्यक्ष बनाया गया था पद्मावती सीतारामैया को। झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और याद रखिएगा भारत का संविधान भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बड़ा लिखित संविधान। दुनिया का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का संविधान है और दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का है। दुनिया का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है, दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का है। ठीक है, अब हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान याद रखिएगा लिखित है, निर्मित है, व्यापक है। लिखित है, लिखा गया है, बनाया गया है, निर्मित है, व्यापक है, बहुत बड़े पैमाने पे है। संप्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य। निम्नलिखित क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। उसमें संप्रभुत्व संपन्न रहेगा, समाजवाद रहेगा, धर्मनिरपेक्ष कुछ और दे देगा। तो याद रखना भारतीय संविधान संप्रभुत्व संपन्न है, समाजवाद है, धर्मनिरपेक्ष है, गणराज्यवादी है। ठीक है, किसी एक धर्म की बात नहीं करता, समाज पूरे समाज की बात करता है। विश्व का सबसे विशाल संविधान भारत का संविधान है। संसदीय शासन पद्धति भारतीय संविधान में है। ठीक है, अनम्यता एवं नम्यता का सम्मिश्रण है। ठीक है, सफल नागरिकता, ठीक है, सफल और नागरिकता मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया भारतीय संविधान में। इसके अलावा संसदीय प्रणाली की स्थापना भारतीय संविधान में की गई है। संसदीय प्रणाली की स्थापना, एक केंद्र की ओर उन्मुखता और व्यस्क मताधिकार का प्रयोग भारतीय संविधान की बात करती है। यहाँ पे बात करें एक एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। संप्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, संप्रभुत्व संपन्न का मतलब सर्वशक्तिशाली संविधान माना जाता है, यानी कि बाहरी शक्तियां संविधान में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। संप्रभुत्व संपन्न का मतलब बाहरी शक्तियां यानी कि बाहरी कोई देश हमारे संविधान में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। धर्मनिरपेक्ष का मतलब देश का अपना कोई राजधर्म नहीं होगा, यानी कि सारे धर्म आपस में समान रूप से रहेंगे। ठीक है, कोई देश का अपना धर्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे हिंदू राज्य की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, तो वो नहीं होगा। ठीक है, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष होगा। ठीक है, तीसरा समाजवाद, जिस देश के संविधान का आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और धार्मिक न्याय पर चर्चा की गई हो, जिस देश के संविधान में, उसे समाजवादी संविधान कहते हैं। ठीक है, याद रखना लोकतांत्रिक का मतलब क्या होगा, अब्राहम लिंकन के शब्दों में जनता के लिए शासन को लोकतांत्रिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गणराज्य। ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानना जरूरी है आपके लिए, क्या किस चीज का मतलब होता है। गणराज्य का मतलब क्या होता है, जिस देश में वंशवाद का शासन ना हो, यानी कि पापा का बेटा राजा ना बने। ठीक है, वो राजा का बेटा राजा ना बने, तो वहां पे उसे गणराज्य बोलते हैं। यानी कि जिस देश में वंशवाद का शासन न हो, अर्थात वहां की जनता को अपने प्रमुख को चुनने का अधिकार हो, तो ऐसे देश को गणराज्य माना जाता है। ठीक है, तो ये आज सेकंड डे की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरू करेंगे, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। यहाँ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपसे पूछ लेगा मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से लिया गया, आपको पता रहना चाहिए अमेरिका से। संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, ब्रिटेन से। तीसरा क्लास, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया, आयरलैंड से। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम थर्ड क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा हम खत्म कर देंगे जल्दी। ठीक, चलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।